नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदर्श आचार संहिता के बीच बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इधर आयोग मीडिया और आम नागरिकों को सजग करने में जुटा है। लोकतंत्र का ये पर्व ईमानदारी, शुचिता और आदर्शों से पूरा हो, ये कोशिश है। सवाल यह है कि इस महायज्ञ में बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों, जनता और खुद आयोग की कितनी ईमानदाराना कोशिशें हैं। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। आम चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। अगले 2 महीने का समय देश के नागरिकों के लिए काफी अहम है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। राजनीतिक दलों के साथ ही उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं। पूरे 5 साल की तरह चुनावी मौसम में भी आम जनता के मुद्दों के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ही डंका बज रहा है। विडंबना है कि चुनावी मौसम में भी हर तरह के नैरेटिव को राजनीतिक तूतू मैमे में आसपास ही रखा जाता है। चुनाव के लिए आयोग तैयार है। आज आयोग ने मीडिया वर्कशॉप में चुनाव में निष्पक्षता के लिए मीडिया से अपेक्षाएं की। ये उम्मीद आम नागरिक और राजनीतिक दलों से भी की जाती है कि वो कितने निष्पक्ष और सजग हैं। मीडिया के साथियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जिनके माध्यम से मीडिया से जुड़ी हुई वो सारी चीजें जो चुनाव के दौरान हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, या चुनाव के दौरान अगर कोई चीज है जिसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और स्पष्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के मीडिया के साथियों से आज चर्चा रखी गई है। अभी हम लोगों ने उनके काफी जो शंकाएं थी, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया, उनका समाधान करने का प्रयास किया है। और अभी आने वाले सत्र के बाद जो अगला सत्र है, उसमें जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मीडिया की सभी जो बातें, अपनी बात भी कहेंगे और मीडिया के साथियों के साथ सार्थक चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने जहां राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पहुंचकर आरोप लगाया कि आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री निवास को राजनीतिक बैठकों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव जब शुरू होता है तो इस तरह की शिकायतें आम बात हैं। अपना अपना जिस आदमी को इस शिकायत पर प्रकोष्ठ मिला होगा, वो अपनी दुकान सजाने के लिए इस तरह की शिकायतें करता रहता है। ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी आदिवासियों का अपमान किया है और ना कभी ऐसा करने की उसके पास भावना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी समाज के साथ खड़ी रही है, उसके उन्नयन का काम ही हमने किया है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि इस तरह की झूठी जनभावनाओं को उभार कर चुनाव जीतने की कोशिश करने से देश का नुकसान है। तुम जरूर सत्ता में 2-4 10 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल के लिए बैठ सकते हो, लेकिन देश को परमानेंटली आप बिठा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आयोग का दावा है कि कोई भी नागरिक राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों या परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकता है। हालांकि आयोग की भी आदर्श आचार संहिता पर नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सालों से आपदा की मार झेल रहा उत्तराखंड आज भी दैवीय आपदाओं की जद में है, जिसके चलते राज्य की सरकारों ने संवेदनशील गांवों के पुनर्वास की नीति बनाई, लेकिन ये नीति भी पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई, जिस कारण आज भी प्रदेश में 400 गांव ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं और जिन्हें इंतजार है सरकार की पुनर्वास योजना का। लेकिन चुनावी माहौल में अब यह मुद्दा जमकर सत्ता के हुक्मरानों के सामने गूंजने लगा है, तो विपक्ष भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने से नहीं चूक रहा। पुनर्वास को लेकर क्या है सरकार के आंकड़े और अब इस मुद्दे पर क्या है राजनीतिक हलचल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुनर्वास की नीति लागू है। साल 2011 में अस्तित्व में आई नीति के तहत अब तक 85 गांव के 1458 परिवारों का ही विस्थापन पुनर्वास हो पाया है। इसमें भी 83 गांव के 1447 परिवारों का विस्थापन पुनर्वास पिछले 5 सालों के दौरान हुआ।
इस पर 61.02 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। प्रदेश में कई प्राकृतिक आपदाओं में करीब 400 गांव इतने संवेदनशील हैं कि इनका सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन और पुनर्वास होना जरूरी है। लेकिन बजट की कमी बताते हुए सरकार ने प्रभावित परिवारों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया, क्योंकि विस्थापन के लिए जितनी धनराशि की जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में विपक्ष में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने से चूक नहीं रही है। पुनर्स्थापन के लिए सरकार एक ठोस नीति सरकार को बनानी चाहिए। जब सरकार ने घोषणा करी कि हम इनका पुनर्स्थापन करेंगे, तो सरकार को अपने वित्त विभाग में देखना चाहिए था ना कि आपके पास बजट है कि नहीं है। आपने जनता के सामने एक उम्मीद रखी कि भाई आपदा से बचने के लिए आपको पुनर्स्थापन किया जाएगा कहीं पे। अब जब पुनर्स्थापन की जो बात हुई तो आप कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो आपके पास बजट नहीं था तो आपने घोषणा क्यों करी? आप सिर्फ घोषणा कर देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। जैसे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आएगा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। ये कोई मुद्दे धरातल में देखने को नहीं मिले। वहीं सत्ता में बैठी भाजपा का कहना है कि सरकार संवेदनशील गांवों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है और पुनर्वास के लिए सरकार केंद्र से मदद लेकर जल्द ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने की योजना बना रही है। समय लगता है, वहां के लोगों की मानसिकता क्या है। कई बार लोगों का भावनात्मक संबंध होता है, वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। कई बार उनको मुआवजा कम लगता है। तो इस प्रकार बहुत सारे पहलू उसमें हैं, लेकिन सरकार इसके प्रति पूरी तरह से सचेत है कि जो गांवों का पुनर्वास होना है उनको समयबद्ध ढंग से उनका पुनर्वास होगा। हर पल मौत के साए में जीने को मजबूर 400 गांव आज भी सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर उनको सरकार कब सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन और पुनर्वास करेगी। पुनर्वास नीति बनने से लोगों में आस तो जगी, लेकिन यहाँ भी बजट की कमी आड़े आने लगी, जिसके चलते लोगों के विस्थापन की आस अब भी टूट रही है। वहीं लोकसभा चुनावों में सरकार के सामने इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने से नहीं चूक रहा है। देखना होगा कि विपक्ष के पुनर्वास को लेकर उठ रहे तीखे सवालों का सरकार किस रूप में जनता को जवाब देती है। योगेश शैली, टीवी 24 न्यूज, देहरादून। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है। इस बार 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव का पहला चरण सबसे बड़ा चरण है, जिसमें 21 राज्यों में 102 सीटों पर चुनाव होना है। अब नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ है। पहले चरण में 1500 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाते नजर आएंगे। सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देश में 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें पहले चरण के लिए प्रत्याशी ताल ठोक कर मैदान में उतर चुके हैं। पहले चरण की 102 सीटों के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, जिसके लिए अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या करीब 3288 थी, जिसमें से 828 नामांकन निरस्त हो गए और 21,106 नामांकन सही पाए गए। अब नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो चली है, जिसमें 1500 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव होगा, जहां 102 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों पर चुनाव, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव, राजस्थान में 12 सीटों पर, उत्तराखंड में 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव, बिहार में 4 सीटों पर चुनाव होंगे, हिमाचल प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव है, मणिपुर में 2 सीटों पर, असम में 5 सीटों पर, मेघालय में 2 सीटों पर, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव है। इसके साथ छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान, पौंडीचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा में एक एक सीट पर मतदान होगा। इस तरह कुल 102 सीटों में पहले चरण का चुनाव संपन्न होगा, जो 7 चरण में सबसे बड़ा चरण होगा। इसलिए उम्मीदवारों की संख्या भी इस चरण में सबसे ज्यादा है। नजर डालते हैं किस पार्टी के कितने उम्मीदवार इस चरण में चुनावी मैदान में हैं। एनडीए भाजपा के 78 उम्मीदवार, सहयोगी दलों के 24, इंडी गठबंधन कांग्रेस के 58 उम्मीदवार, सहयोगी दलों के 44। आइए अब बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की कि पहले चरण के चुनाव में सीट किसके पास कितनी थी। भाजपा 42, कांग्रेस 14, डीएमके 24, समाजवादी पार्टी 2, बसपा 2, आरएलपी 1, लोजपा 2, सीपीएम 2, सीपीआई 2, शिवसेना 1, जेडीयू 1, अन्य दल 8।
पहले चरण के चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख चेहरे नितिन गडकरी, के अन्नामलाई, कानी मुंजी, ए राजा, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, प्रताप सिंह, नकुल नाथ, फग्गन सिंह कुलस्ते, कवासी लखमा। इसके अलावा दिलचस्प मुकाबले में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी, जहां ननंद भाभी का मुकाबला होगा। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले उम्मीदवार घोषित हैं, वहीं अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार को उसी सीट से मैदान में उतारा गया है। इस तरह दिलचस्प मुकाबले के बीच पहले चरण का चुनाव होगा। इस जंग को जीतने के लिए पहले चरण वाली सीटों पर ही राजनीतिक दल ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मोहन तिवारी, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में हुई विशाल शंखनाद रैली के सफल आयोजन और जनता द्वारा भारी संख्या में रैली में शामिल होकर दिए गए समर्थन से भाजपाइयों के चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेताओं के चेहरे की रौनक ना जाने कहां खो गई। भाजपा नेता जहां प्रधानमंत्री की रैली के बाद ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रधानमंत्री की रैलियों को लेकर जमकर जुबानी तीर छोड़ रही है। रैली के शंखनाद के बाद क्या कुछ कहते हैं चुनावी भाजपा और कांग्रेस के नेता, देखिए इस रिपोर्ट में। आज रुद्रपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। यहां रुद्रपुर के मोदी मैदान से प्रधानमंत्री मोदी ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को मंच से जनता के सामने रखा, वहीं केदारखंड और मानस खंड का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की जनता के दिलों को छूने का काम भी रैली के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने जिस दैवीय तबाही का जख्म अपने सीने पर सहा है, उसे दुनिया ने देखा है, मगर उस जख्म को भरने के साथ ही फिर से केदारनाथ को पुनर्जीवित करने का काम भाजपा सरकार ने करते हुए एक नई मिसाल कायम की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारियों की पाठशाला है, वहीं भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा से खड़ी रही है। यही वजह है कि आज भाजपा सरकार बेदाग है। प्रधानमंत्री की रैली के बाद भाजपा नेता नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा के चुनावी रैली के शंखनाद के बाद जल्द ही प्रदेश की अन्य 3 लोकसभाओं में से किसी एक लोकसभा में पीएम की रैली और भी करा सकते हैं। निश्चित रूप से आज भी हमारी विजय शंखनाद रैली उसका नाम दिया गया था और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के प्रचार अभियान का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी ने मोदी मैदान रुद्रपुर से किया है। तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि हम 2014 और 19 के मुकाबले 5 लोकसभा को और प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी उत्तराखंड के जहां पर भी जाएंगे वहां अपार जनसमूह उनके साथ है और 5 लोकसभा के लिए निवेदन किया कि 5 कमल मुझे दे दीजिए, उत्तराखंड की जनता उनको देने वाली है। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे, चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। वहीं पीएम मोदी की रैली के बाद कांग्रेस ने जमकर चुटकी ली और कहा कि प्रधानमंत्री को जनता के जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था वो तो नहीं दिए, बल्कि सिर्फ अपने मन की बात बोलते हुए जनता की भावनाओं के साथ एक बार फिर खिलवाड़ कर चले गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2014 से लेकर अब तक 10 सालों में भाजपा ने सिर्फ जुमलेबाजी कर जनता को गुमराह किया है। पिछले 10 साल से हम एक ही ढर्रे पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। देश के शहर शहर घूमते हैं और अपने मन की बात लोगों पर थोपने का काम करते हैं। इस समय अब 10 साल के आपके कार्यकाल के बाद, आपको मैंडेट 10 साल तक देने के बाद उत्तराखंड सवाल पूछने के मूड में था, अपने मन की बात प्रधानमंत्री को सुनाने के मूड में था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी सवाल का जवाब दे पाए। कांग्रेस ने हर जिले में आज प्रेस वार्ता आयोजित करी। प्रधानमंत्री मोदी और समूची भाजपा के तरफ सवालों की बौछार की, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी पहले तो पूरे देश को यही बताने में सक्षम नहीं है कि 2014 में जो वादे इस देश की जनता से उन्होंने किए थे, उनमें से कितनों में वो खरा उतरे।
पीएम मोदी की रैली में उमड़ा जनसैलाब कांग्रेस के हौसलों को पस्त कर गया। जहां कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अभी सिर्फ अपनी अंदरूनी रणनीतियों पर ही काम कर रही है, वहीं भाजपा ने भव्य रूप से सजे मंचों से अपनी गर्जना शुरू कर दी है। ऐसे में भाजपा के पास अपने 10 सालों का लेखा जोखा जनता को देने के लिए है, लेकिन कांग्रेस महज भाजपा की नीतियों पर कटाक्ष कर जनता का ध्यान तो अपनी ओर खींचने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा की मोदी नाम की आंधी के सामने कांग्रेस के जुबानी हमले कितना टिक पाते हैं, ये तो आने वाले 19 अप्रैल को ही जनता ईवीएम का बटन दबाकर जवाब देगी। योगेश शैली, टीवी 24, देहरादून। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने चुनावी अखाड़ा संभाल लिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां वो जबलपुर में लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद कर चुके हैं। उन्होंने यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि पहले जाति के बिना बात नहीं होती थी, परिवारवाद की राजनीति होती थी, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने विकासवाद की राजनीति की, कांग्रेस की बांटने की राजनीति होती थी। हमने सबको साथ लेकर राजनीति की, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि टिटनेस का टीका आने में 40 साल लगे, हमने 1 साल के अंदर कोरोना की वैक्सीन बना दी। अब मैं राजनीति की संस्कृति के परिवर्तन की बात करता हूं तो मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, पहले की पॉलिटिक्स क्या होती थी? कौन सी जाति का है, अगड़ा है, पिछड़ा है, इसको और किस जाति का समर्थन है, कौन सी वोट बैंक की राजनीति करेंगे, यानी जातिवाद प्रभावित, जातिवाद को मुख्य चुनाव जीतने का आधार मानकर राजनीति करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि परिवारवाद, डायनेस्टिक रूल्स, एक ही परिवार के लोग चले हुए, बाकी सब तालियां बजाओ, बाकी सब लगे रहो। और उसके साथ साथ हमने देखा वोट बैंक पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट, लोगों को अपील करके, तुष्टीकरण करके राजनीति करते। यह राजनीति का ढर्रा था, यह राजनीति का तौर तरीका था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद परिवारवाद को धक्का दिखाया है, जातिवाद को समाप्त किया है, तुष्टीकरण को समाप्त किया है और विकासवाद को आगे बढ़ाया है, विकास की नई गंगा बहाई। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, विधायक भोलाराम साहू भी उपस्थित थे। इस सीट पर भूपेश बघेल का मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी सांसद संतोष पांडे से है। इस दौरान उन्होंने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया है, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसमें कुछ फैसला आता है तो बड़ी बात होगी। वीवीपैट मतदाता के हाथ में आए और वो खुद डब्बे में डाले और उसकी गिनती हो, ये सभी चाहते हैं। राहुल गांधी ने भी रामलीला मैदान में मैच फिक्सिंग की बात कही, संदेह सभी के मन में है। तो ईवीएम पे लोगों का विश्वास तो रहा नहीं। अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि ये इसी समय जल्दी से जल्दी यदि उसमें कोई फैसला आ जाता तो बड़ी बात होगी। जो वीवीपैट है वो मतदाता के हाथ में आए और वो बॉक्स में डाले और उसकी गिनती हो, ये तो सभी चाहते हैं, सभी नेताओं ने भी कहा। और जिस प्रकार से राहुल जी ने 31 तारीख को रामलीला मैदान में जो कहा कि मैच फिक्सिंग की बात, तो वो शंकाएं तो सब में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नेताओं को डराना, उनकी गिरफ्तारी करना, ये लोकतंत्र का आपातकाल है। भाजपा जिन्होंने आजादी के लिए उंगली तक नहीं कटाई, उन्हें लोकतंत्र के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी योजना को लेकर दीपक बैज ने कहा, जनता के बीच जबरदस्त रेस्पॉन्स है। ये योजना माताओं और बहनों को आकर्षित कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी जनता के बीच जाकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है। जिन्होंने कभी लोकतंत्र की आजादी के लिए उंगली तक नहीं कटवाई, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है।
जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना, जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना और अन्य नेताओं को डराना धमकाना, विपक्षी दलों के खातों को फ्रीज करना, सील करना, नोटिस देना, कई दफ्तर को सील करना, ये वर्तमान में सबसे बड़ा लोकतंत्र का आपातकाल है, जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हमारे प्रत्याशी और हमारे कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर तक हर घरों में इसको पहुंचा रहे हैं। इसका रिस्पांस जबरदस्त मिल रहा है और कहीं न कहीं 12,000 के मुकाबले, भारतीय जनता पार्टी के 12,000 के मुकाबले हमारा 1 लाख देने की योजना भारी पड़ रही है और माता बहनों को आकर्षित कर रही है। इसका फायदा लोकसभा चुनाव में जबरदस्त मिलेगा। पूरे प्रदेश का दौरा चल रहा है और पूरे प्रदेश के लिए रणनीति भी बन रही है। जिस तरह से हम लोग दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से रुझान आ रहा है, तो बिल्कुल इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा होगा और हम लोग पूरे 11 सीटों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी बराबर जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्टून वॉर जारी है। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस से कोरबा लोकसभा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत का कार्टून जारी किया। भाजपा ने कार्टून जारी कर ज्योत्सना महंत को निष्क्रिय सांसद बताया। कैप्शन में लिखा कि कोरबा वासी इस बार रिमोट कंट्रोल नहीं, सक्रिय सांसद का चुनाव करेंगे। कांकेर में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए। कांकेर में आयोजित भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रैली में सीएम साय ने कोमल हुपेंडी का पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि कोमल हुपेंडी ने 2023 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट पर भानु प्रतापपुर से लड़ा था और 15,255 वोट हासिल किए थे। आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा और कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को प्रचंड मतों से जिताने का संकल्प लिया। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उनके स्लीपर सेल वाले बयान पर मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में 15 दिनों के भीतर माफी मांगने की बात कही है। माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी लिखी है। इस मामले को लेकर अरुण सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि हम 19 सालों से कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, बावजूद इसके हमें स्लीपर सेल कहा जा रहा है, जो कि एक आतंकवादी समूह के साथ मिला हुआ होता है। उनके खिलाफ मेरा आज मानहानि का एक दावा पेश किया गया है, जिसमें कि नोटिस भेजकर उनसे 15 दिन के अंदर क्षमा मांगने की बात की है मैंने, क्योंकि उन्होंने हमें एक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के परिवार को, जो कि 1962 से सेना में सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं और 19 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते आए हैं। जो लेटर के बाद से उन्होंने हमें स्लीपर सेल कह के कहा, जो कि एक आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित एक समूह या गिरोह को कहा जाता है, जो कि समाज में नफरत, द्वेष, भय और साथ साथ व्यक्तिगत अपमान का बोध कराता है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही हमारे मंत्रियों और मुझसे हुई गलतियों के कारण ही हमारी सरकार गिरी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कोरबा में अभी तक कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं बन पाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब प्रदेश में भ्रष्टाचार की शुरुआत हो चुकी है। और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई। इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो जितने काम इस सरकार ने किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उतना काम
जमीनी रूप में कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं कर पाया है, न नहीं कर पाएगा। देखिए, अभी तो माहौल बना नहीं है जी। माहौल तो अभी बनेगा जब ये लोग फॉर्म भर लेंगे उसके बाद। अभी तक ऐसा होता था कि चुनाव की घोषणा होती थी, फार्म भरे जाते थे, फिर माहौल बनाते। माहौल हम लोग बनाएंगे चुनाव में आने के बाद। और हमने बीजापुर में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 नक्सली मारे गए हैं, इनकी संख्या और बढ़ सकती है। नक्सलियों के पास एमजी जैसे हथियार होना चिंतनीय है। वहीं उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज के आपातकाल वाले बयान पर कहा कि आपातकाल कांग्रेस के हृदय का विषय है। आपातकाल भी उनके पूर्वजों ने लाया था, उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार कहते हैं। इसके साथ ही विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे। कवर्धा में जनसभा का आयोजन किया जाएगा और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार होगा। सर्चिंग अभी जारी है बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। संभवतः 1-2 के बढ़ने की और भी संभावना है। वो और स्पष्ट होने के बाद बात सामने आएगी। साथ ही साथ एलएमजी मिला है, वहां पर एलएमजी मिला है। ये मतलब ये चिंताजनक विषय है। एलएमजी जैसे हथियार का उनके पास होना ये चिंताजनक विषय है। ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हो जा रहा है, करना क्या चाहते हैं, कोशिश किस बात की है, ये सब समझने की बात है। आपातकाल उनके हृदय का विषय है। एक्चुअली वो आपातकाल भी उनके पूर्वजों ने लाया था, उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो बार बार ऐसा कहते हैं कि ये आपातकाल है। मसला ये है कि आपातकाल जो उस समय था जब जनसामान्य को जेलों में डाला गया था, जब लोकतंत्र को समाप्त किया गया था, जब नेताओं को जो जनता के काम करते थे उनको जेल में डाला गया था, जब पत्रकारों ने संपादकीय कलम खाली छोड़ दिया था, वो आपातकाल होता है भाई। अभी अगर कोई गुनहगार है उसको पकड़ लिया तो आपातकाल नहीं होता, और इसको आपातकाल मानना है तो भावनाएं कैसी हैं समझ सकते हैं आप। चुनावी रैली को लेकर के राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा चुनाव को लेकर के 6 तारीख को कवर्धा जिला में अमित शाह जी का आगमन। और इसी के साथ आरंभ है प्रचंड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब नए सूरज से दरकार है।